हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था बेटा, वो पूरा का पूरा फिनिश नहीं हो पाया था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाने थे, तो उनको देख लेते हैं। टॉपिक था अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैंने आपको बेटा थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है, और अपना जो नॉर्मली तरीका होता है सोल्यूशन के एक मिक्सचर से, दोनों से वेपर प्रेशर से रिलेट करके मैंने समझा दिया था। और अपन ने इसमें बेटा एक फार्मूला निकाला था। फार्मूला क्या था कि डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों ये चीज़ें क्या है समझ में आ रही होंगी। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। उसके बाद टी नॉट बी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर है इतना? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। बेटा यहाँ तक कराने के बाद मैंने आपको ये समझाया था कि जो बेटा टी बी होता है इज ग्रेटर देन किसके, टी नॉट बी के। ये भी बताया था मैंने, एक पॉइंट समझा दिया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया कि बेटा जो डेल्टा टी बी होता है ये डायरेक्टली होता है किसके, टी बी के। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो टी नॉट बी है, टी नॉट बी यानी कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट मोस्टली वाटर लेते हैं बेटा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा तो ठीक है, प्रॉब्लम में अगर नहीं दे रखा है तो हम इसको कितना मानेंगे, 100 मान लिया था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है ये? ओके है। तो इतना अपन ने कर लिया था, ठीक है। और मैंने आपको ग्राफ के थ्रू और थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ बेटा, जितने भी अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं दरअसल वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अपना सारे के सारे क्या होते हैं, मोलैलिटी के क्या होते हैं, डायरेक्टली होते हैं, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है सर कि जो डेल्टा टी बी है यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अपना जो है यहीं से अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको डिराइव करते हैं। यानी कि बेटा क्या हुआ कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी के। आ रही बात समझ में? तो जैसे बेटा हम इसको जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, के बी इंटू एम। आ रही बात समझ में? क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। चूँकि बेटा हम पढ़ चुके हैं पहले भी क्या कि अब उसके बाद जब से मैंने आपको 1/2 फैक्टर बेटा, इसीलिए मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले सबसे मैंने आपको क्या किया, 1/2 फैक्टर के बारे में समझाया। क्योंकि जो 1/2 फैक्टर है ये क्या होता है, जितने भी अपन फॉर्मूले पढ़ेंगे जहाँ जहाँ पर जो है क्या करेंगे, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जहाँ जहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है उस जगह पर हम 1/2 फैक्टर को क्या करेंगे, बार बार मल्टीप्लाई, यानी कि आई को हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या बना, आई इंटू के बी इंटू एम। क्लियर है? आई क्या है यहाँ पे, 1/2 फैक्टर है, एम क्या है, मोलैलिटी है, और के बी क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। के बी बेटा यहाँ पे एक कांस्टेंट है। के बी क्या है, एक बेटा हमारे पास के बी क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका नाम है एक टाइप का, ये क्या है, कांस्टेंट है बेटा। इसे कहते हैं मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। या बेटा इसी का एक और नाम होता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है बेटा, जैसा कि नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो सेम उसकी डिफिनीशन है। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है, तो जो है इसका क्या है, डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो मैं अभी आपको इसको डिफाइन करके बता देता हूँ बेटा, रटना नहीं है, ध्यान से समझेंगे, अभी समझ में आ जाएगा कि इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा, आइए आपको निकालना मैं सिखा दिया हूँ, ठीक है। एम है बेटा मोलैलिटी, मोलैलिटी सभी जानते होंगे, एक बार रिकैप छोटा सा कर देता हूँ। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट, यानी कि n अपॉन क्या होता है ये W, लेकिन वेट किसका रखते हैं, मोलर मास किसका रखते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट का रखा जाता है ये। और n क्या होता है, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास। ओके है, तो ये फार्मूला तो सभी ने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। और डेल्टा टी बी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बी कैलकुलेट करेंगे, या फिर अगर इनमें से कोई वैल्यू दे रखेगी, ठीक है, टी बी देता है तो हम डेल्टा टी बी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेट करके या तो पुट करेंगे। आई बेटा निकालना सिखाई दिया है, मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सर के बी के बारे में क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम के बी को कैसे करेंगे। तो चलिए बेटा हम बात कर लेते हैं के बी के वैल्यू की। बेटा वैल्यू
ठीक है। Kb की जो बेटा वैल्यू होती है याद रखेंगे, ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सॉल्वेंट। बेटा ये सभी क्या होते हैं, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए जो Kb होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, मोस्टली वाटर है तो बेटा उसके लिए फिक्स होता है, कितना होता है वो भी अपन कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके डिफिनीशन की, वैल्यू बता दिया, बात करते हैं डिफिनीशन, ठीक है। बेटा डिफिनीशन क्या लिखेंगे इसकी, अगर Kb का आता है कि अगर आता है कि डिफाइन द टर्म मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, अगर ऐसा कुछ पूछता है तो हमको क्या करना है, देखिए बेटा अगर हम इसको जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज करिए अगर हम क्या मान लें, अगर बेटा हम सपोज कर लेते हैं कि I इक्वल टू 1 मान लें, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर 1 है। बेटा ये 1 कब हो सकता है, जब किसी सोल्यूशन में ना तो डिसोसिएशन हो ना तो एसोसिएशन हो, या फिर हमने जो भी सोल्यूशन बनाया है वो कैसा हो, वह नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो, यानी उसमें किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट ना हो। तो I कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर हम मोलैलिटी को कितना कर दें, 1 कर दें, ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 1 ये भी 1, यानी कि जो डेल्टा Tb है ये इक्वल हो जाएगा किसके, Kb के। क्या इतनी बात समझ में आती है, यानी Kb इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Tb, और डेल्टा Tb क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम, अगर Kb डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या है ये, एक टाइप Kb क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है फॉर, किसके लिए, फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। आ रही बात समझ में, किसी भी 1 मोलर सोल्यूशन में जो बेटा जितना भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज Kb। आ गई बात समझ में। बेटा आप बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की, इस सर इसका यूनिट क्या लिखेंगे, ठीक है। बेटा यूनिट भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ध्यान देखेंगे यूनिट बेटा रटना नहीं है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं। बात करें Kb की यूनिट निकालना, टेम्परेचर का हमेशा याद रखेंगे, टेम्परेचर मोस्टली यहाँ पे हम लोग केल्विन में रखेंगे, तो ये केल्विन में हो गया। और इसका बेटा कितना होता है, मोलैलिटी है, तो नंबर ऑफ मोल पर वेट है तो Kg में, ठीक है, यानी क्या हो गया ये बेटा, इसका हो गया केल्विन किलोग्राम, किलोग्राम क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। क्लियर है इतना बेटा, इतना समझ में आ गया, डेफिनेशन हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ और, ठीक है, अब बात करेंगे कि सर क्या अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन दिया हो तो हम क्या Kb को कैलकुलेट कर सकते हैं, बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सर इस फॉर्मूले, बेटा इस फॉर्मूले को यूज ना करके हम लोग दूसरे टाइप के फॉर्मूले को यूज करेंगे Kb को कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि Kb कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं Kb का कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ लिखवा दें, ये थोड़ा बेटा एडिशनल पॉइंट है, यहाँ तक तो बेटा ठीक है, यहाँ तक चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये आपका एक टाइप का एडिशनल पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ Kb, ठीक है, यानी कि जो अपना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या जिसको हम एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ बेटा, इसका डायरेक्ट मैं एक फार्मूला आपको सिखाता हूँ। वैसे बेटा अपने को इस फार्मूले की वैसे जल्दी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसकी वैल्यू मोस्टली क्या होती है, दी होती है, ठीक है। और नहीं भी देगा तो भी मैं बताऊँगा आपको रखना क्या है उसमें, ठीक है। तो Kb का एक फार्मूला होता है, Kb इक्वल टू होता है R इंटू डेल्टा Tb स्क्वायर इंटू कर देंगे, ये m बेटा यहाँ जो लिख रहे हैं ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या है ये, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मेंशन जरूर कर देना, अपॉन हो जाएगा 1000 इंटू कर देंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ डेल्टा H ऑफ द वेपोराइजेशन। ये बेटा एक फार्मूला है, किसके लिए है, ये Kb को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है, Kb को कैलकुलेट करने का एक क्या है, फार्मूला लिख दिया गया है। बेटा क्या इतनी बात समझ में आती है, ओके है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे सर इसमें ये सारे टर्म R सभी जानते हैं बेटा, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, डेल्टा Tb क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। M क्या है, यहाँ पे M जो लिखा हुआ है ये है जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, सल्यूट का नहीं, किसका है, सॉल्वेंट का है। और डेल्टा H क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब जब भी बेटा अगर मैं आपको हर चीज़ दे दूं उसके बाद भी अगर मैं आपसे बोल दूंगा कि बेटा कैलकुलेट करिए Kb को, तो आप R की वैल्यू क्या रखेंगे, गैस कांस्टेंट है तो आप रखेंगे 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू आप पढ़ते हो
ठीक है, 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ये बेटा सिर्फ और सिर्फ हम केवल एक ही फॉर्मूले में यूज करते हैं जिसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। केवल यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे बेटा हम R की वैल्यू कितना रखते हैं, 0.821 रखा जाता है, और बेटा किसी भी जगह पे R की वैल्यू O नहीं रखी जाती है। अब मैं सिखा देता हूँ, तो आपको जब भी ये किसी भी टाइप के, ये डिपेंड करेगा बेटा वहाँ पे टेम्परेचर कैसा लिया गया है, उसके बिहाफ पे इसकी वैल्यू पुट की जाती है। ठीक है, जहाँ जहाँ टेम्परेचर आएगा, PV = nRT में भी आता है, तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं से ये चेंज होता रहता है। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए बेटा ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन, मैं बार बार बोला हूँ बेटा, हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको बताया हूँ, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को वेपर में कन्वर्ट करने में लगने वाली एनर्जी जो होती है दैट इज कॉल्ड एज, या हीट जो होती है दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। आगे बस समझ में, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करने में, वेपर में कन्वर्ट करने में लगने वाली एनर्जी क्या कहलाती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ΔH वेपराइजेशन का। ठीक, ध्यान सुनेंगे बेटा। अगर इस जो है ये डिपेंड करता है कि जो प्रॉब्लम में आपको जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये आपको जूल में दिया है, ठीक है, या फिर ये कैलोरी में दिया है। ठीक है, अगर ये कैलोरी, अगर बेटा ये जूल में दिया तो आप R की वैल्यू हमेशा कितना रखोगे, बोलो, R की वैल्यू रखेंगे कितना, 8.31 रखेंगे। कितना रखोगे आप, हमेशा 8.31 रखेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा यह एक कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए इसको शॉर्ट में बता दूं, आप इसको 25/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में, कितना लिखेंगे, 25/3 लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर कभी भी इसकी वैल्यू बेटा क्या है, कैलोरी में दे रखी है, हीट ऑफ वेपराइजेशन किस में दे, कैलोरी में दे, तो R की वैल्यू हमेशा कितने रखी जाती है, 2 रखी जाती है। ये बात आपको याद रखनी होगी। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, बढ़ाते आगे, चलिए। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, अब जैसे बेटा ये तो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हाँ बेटा कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऐसे भी मिल सकती हैं, जैसे आप जो है अच्छे लेवल पे के क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो हो सकता है उसमें आपको देगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या देगा उसमें, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी दे सकता है। तो मैं आपको समझाता हूँ, अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रहा हो और आपको क्या निकालना है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकालना है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन और आ जाता है, तो आप याद रखना ΔH हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है वह इक्वल होता है किसके, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में बेटा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसको, मोलर मास ऑफ दी सॉल्वेंट को। क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला भी आप याद जरूर रखना। ठीक है, अगर क्या हो, कभी भी हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको निकालना हो और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है, ओके है। हाँ ये बता दें बेटा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जो ये किसके लिए है, मोलर के लिए है। ठीक है, ये मोलर के लिए है, और ये किसके लिए, यानी कि 1 मोल के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, ग्राम के लिए। यानी 1 ग्राम कोई चीज़ है, सब्सटेंस है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको वेपर बनाने में जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और अगर वो मोल में है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी चेंज होता है ये। ठीक है, आ रही बात समझ में इतना। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, क्वेश्चन है इसी के साथ में क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, वो दरअसल अपना एक पॉइंट है, वो ध्यान से देखेंगे बेटा। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ KB फॉर वाटर, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, कोई डाटा नहीं दे रखा है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि KB का कैलकुलेशन करना है, किसके लिए करना है बेटा, वाटर के लिए करना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, KB का अपन क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ मैं। ठीक है बेटा, KB इक्वल टू क्या होता है, R इंटू डेल्टा TB² इंटू M अपॉन क्या है 1000 इंटू क्या होता है ΔH हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है ये। ठीक है बेटा, जैसे कि आप अगर जैसे याद रखेंगे, कभी भी आप मोल चैप्टर पढ़ रहे हैं या सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें मोस्टली क्या होता है, ध्यान सुन लेंगे सभी बेटा, मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, वाटर का। तो वाटर के बारे में बेटा हमको याद रखेंगे सभी दिमाग में, वाटर के बारे में हमको हर एक टाइप का इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में हमेशा फिट होना चाहिए।
जिनको नहीं याद है मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वाटर बेटा, वाटर के हर एक छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में हमेशा फिट होने चाहिए, वह मे भी क्वेश्चन में ना दे, इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, फॉर वाटर कहीं पर भी बेटा नोट करके आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करेगा आपको। फॉर वाटर यानी कि H2O के लिए याद रखेंगे, ठीक है। H2O की जैसे कभी आपसे पूछे डेंसिटी कितनी होती है इसकी, बेटा 1 ग्राम पर ml होती है, ये आप याद रखिए, ठीक है। इसका पूछा जाए कि मोलर मास कितना होता है, मोलर मास या वेट बोले तो कितना लिखेंगे अपना, 18 ग्राम होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद सर ये सब चीज़ें तो सर हो सकता है बहुत से बच्चों को याद रहती है, ठीक है। अभी जैसे मैंने क्या पूछ लिया, मैंने पूछा जैसे अब ये अपने को कैलकुलेट करना है, तो जैसे अभी आया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम वाटर को किसमें, वेपर में कन्वर्ट करने में, ठीक है, कितना टेम्परेचर लगता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर, ठीक है, कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, क्लियर है, कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछे तो ये बेटा एक्चुअली कितना होता है, ये एक्चुअली होता है ये 79.7 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन बेटा हम इस वैल्यू को जान रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने में हम कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी तो इसको हम कितना मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। बेटा ये सब चीज़ें जैसे हो गई, ठीक है। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट सभी जानते हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या कितना होगा 273 केल्विन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम क्या कहेंगे इसको बेटा 0 में इतना, 100 में कितना हो जाएगा 373 केल्विन, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो बेटा ये सब जो मैंने आपको चीज़ें बता रखी है, ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन में हमेशा रखना होता है, ठीक है। एक चीज़ और भी होता है बेटा ट्रिपल पॉइंट, क्या होता है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है बेटा। ये टॉपिक अभी एक मुझको याद आ गया है, ठीक है। कहीं पर भी जैसे कि मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट पहले लेक्चर में बीच में कहीं किसी लेक्चर में मैंने आपको समझा रखा है कि आप लोग बेटा जब मैंने मोलैरिटी मिक्सचर को लेकर के और जब वेपर प्रेशर का कंडेंसेशन करवा रहा था मैं, तो उस समय जो है कंडेंस करके जो था एक को अपन क्या करते थे दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करते थे। तो उस टाइप के क्वेश्चन जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाए थे। मैंने बोला था बेटा ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे, वैसे ही बेटा ये पॉइंट जो है अपना, ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान सुनेंगे सभी। बेटा ये जो पॉइंट है आपका ट्रिपल पॉइंट वाला, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बेटा आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, कहाँ पे, जब आप लोग ऑफलाइन में रहेंगे, ठीक है। ध्यान सुन लेंगे ट्रिपल पॉइंट, बस ऐसे एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ, ध्यान सुन लेंगे बेटा। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर क्या हो वाटर तीनों फेज एग्जिस्ट करे, तीनों फेज मतलब समझ गए बेटा, वो वाइपर में भी रहे, वह सॉलिड में भी रहे, वह लिक्विड में भी रहे, एक ऐसा पॉइंट जिसमें वो तीनों फेज में रहता है। तो उसका विड डायग्राम बेटा ये जो है ये समझ लीजिए आप कंपटीशन के लिए क्या है बहुत ही स्पेशल टॉपिक है ये ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो इसको आपको ग्राफ से न्यूमेरिकल से हर चीज़ से समझना है। कभी भी दे देगा कि बताइए एक जो है सोल्यूशन है उसके अंदर वाटर दे रहा है, बोलेगा बताइए प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना, बताइए आप सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा होगा, ठीक है। तो किसी भी बेटा जिसने इस चीज़ को पढ़ लिया ट्रिपल पॉइंट को, वह जो है किसी भी प्रेशर आप कितना कर दीजिए, टेम्परेचर कितना भी कर दीजिए, चाहे 1 करिए, 2 करिए, 10 करिए, 1000 करिए, लाख करिए, ठीक है। अगर आपने ट्रिपल पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो प्रेशर टेम्परेचर कितना भी चेंज कर दिया, आप बता सकते हैं कि किसी भी सोल्यूशन का, ठीक है, वह जो है सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, या गैस फेज में रहेगा, या इनके बीच में रहेगा। इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, सॉलिड लिक्विड होगा, लिक्विड गैस होगा, सॉलिड गैस होगा, ये सारी चीजें हम इसी कॉन्सेप्ट से बताते हैं, ठीक है। तो आगे इनको पढ़ाया जाएगा, बस इसके लिए बता दूं कि जैसे ट्रिपल पॉइंट वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर, ठीक है, TPW जो होता है वाटर का कितना होता है बेटा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर है बेटा। 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है जिसपे वाटर कितना होता है, वाटर किस स्टेज में चला जाता है ट्रिपल पॉइंट में। लेकिन बेटा सिंपल सी बात है, एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, वेपर प्रेशर जरूर लिया जाएगा, प्रेशर लिया जाएगा, प्रेशर में कौन सा वेपर प्रेशर भी इसका लिया जाता है, ठीक है, 4.35 होता है, उस mmHg उस पे ही क्या होता है ये अपने ट्रिपल पॉइंट पे पहुंच जाता है। आगे कभी डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। अब अपने से क्या क्वेश्चन कर रहा है कि केबी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अपने को बेटा ये पता है कि आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, डेल्टा एच ऑफ द वेपोराइजेशन पे। अपने को मोलर मास यानी कि वेट कहो या मोलर मास कहो, बेटा ये पता कितना है 18 रखना है अपने को, यहाँ पे कितना रखना है 18, ठीक है, ये 1000 है ही, आर की जगह कितना रखा है इस पे डिपेंड करेगा। अब इसको निकालने के लिए क्या निकालने, मैंने क्या बोला बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अपने को पता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है 540। अगर हम 540 में मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास यानी 18 का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा एच के। बेटा हमको सारा डाटा पता चल गया, और ये
540 किस में रख रहे हैं, कैलोरी पर ग्राम, किस में रख रहे हैं, कैलोरी पर ग्राम। तो आर की कौन सी यूनिट ली जाएगी, आर की कैलोरी वाली ली जाएगी, कौन सी 2, ठीक है बेटा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन जूल में है तो आर की वैल्यू 8.31, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलोरी में है तो आर की वैल्यू 2 रखेंगे। आ रही बस में। अगर बेटा आप कभी भूल जाते हैं कि सर आर की कौन सी वैल्यू रखनी है, 8.31 रखनी है, कैलोरी जूल में कन्फ्यूजन होता तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक समझ लो आप, ठीक बेटा। कैलोरी सी देखिए पहले आता है और जे क्या है बाद में आता है, ठीक है। पहले यानी कि बेटा वैल्यू क्या होगी, कम, पहले यानी कि वैल्यू क्या होगी, कम, यानी आर की वैल्यू कितना रखेंगे 2, जे क्या है बाद में आता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी 8.31। क्लियर है ये, यार 25/3 कर सकते हैं। तो बेटा इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की जगह कितना रखेंगे 2 इंटू, हाँ टी बी की बात कर रहे हैं, डेल्टा टी बी, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बेटा जो के बी है, ठीक है, के बी की यूनिट किस में लेते हैं, केल्विन किलोग्राम पर मोल में लिया जाता है, यानी कि हम कौन लेंगे केल्विन, और केल्विन में कितना रखेंगे इसको 373 रखा जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 373 का होल स्क्वायर इंटू मोलर मास जानते बेटा कितना हो जाएगा 18 अपॉन हो जाएगा कितना 1000 इंटू हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या रखेंगे, लेटेंट ऑफ हीट 540 मल्टीप्लाई मोलर मास 18। क्लियर है बेटा। इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए, आप समझ गए सारे के सारे कांस्टेंट थे, तो ये सॉल्व करने पे बेटा के बी इक्वल टू कितना आता है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल करके। क्लियर है ये। तो बेटा ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, के बी, ठीक है, तो ये जो है बेटा 0.52 किसके लिए फिक्स है, वाटर के लिए। बेटा आपको ये क्वेश्चन मैंने बस करके दिखाया, इसका एक एप्लीकेशन आपको बेटा ये डिजिट आपको हमेशा याद रखनी है कि वाटर के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में जो सॉल्वेंट होगा अपना कौन सा होगा, वो वाटर होगा, और वाटर में अपने को क्या रखना है, केबी की जगह कितना रखेंगे अपन 0.52 रख दिया जाएगा। क्लियर है इतना बेटा, कोई डाउट कहीं पे किसी को, ठीक है। तो अपन ने जो है एक फार्मूला बेटा ये बनाया है, आज ये फार्मूला बनाया, उससे रिलेटेड ये फार्मूला है, लेकिन अपने को कोई यूज़ नहीं है, तो एक फार्मूला ये है बेटा। इन्हीं दोनों फार्मूलों का मोस्टली अपने पास क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। पिक्चर क्लियर है यहाँ तक की, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए बेटा अपन अब जो है आ जाते हैं कुछ जो है न्यूमेरिकल करके देखते हैं, ठीक है। चलिए बेटा ये बात जितना बताया उतना याद रखना है। चलो बेटा अब आ जाते हैं अपन न्यूमेरिकल्स पे। तो चलिए अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे डीपीपी में है बेटा, ये जो है आपका डीपीपी में, ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, लिखेंगे इसको, लिखेंगे इसमें एक क्वेश्चन करवा दिया, सॉरी 17 वाला ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये है 20 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 लिखेंगे, कैलकुलेट, लिखेंगे उसमें कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन, कैलकुलेट क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। याद रखेंगे मैंने बोला था बेटा ज्यादातर क्या पूछता है, टीबी पूछता है, टीबी पूछ रहा है इसमें, ठीक है। लिखेंगे कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विच इज ऑब्टेनिंग बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 200 ग्राम ऑफ वाटर, in 200 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए बेटा कैलकुलेट करके बताइए इसको कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया बेटा, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। अब मैं तो बेटा सॉल्व करूंगा ही, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसका बेटा सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये बेटा हम इस पे फोकस करेंगे कि हमको इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें पता हैं और क्या क्या निकाली, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। सबसे पहले का सोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, ठीक है, दिया है ग्राम वेट ऑफ जो है सॉल्वेंट का दे रखा है, ग्लूकोज इन वाटर बोला गया है, यानी कि बेटा क्या है, ग्लूकोज हो गया सल्यूट और ये क्या हो गया सॉल्वेंट, यानी कि ग्राम वेट दे रखा है, क्या दे रखा है, ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सल्यूट कितना रखा है ये 90 ग्राम। और ये क्या है ग्लूकोज, बेटा ग्लूकोज तो हमको इसका पता चल गया, मोलर मास कितना होता है, पहले भी बताया था मोलर मास, बेटा मोलर मास कितना होता है इसका ग्लूकोज का 180 होता है, याद है 180 बता रखा था मैंने। आगे देखेंगे इसमें, ओके है। उसके बाद इसने क्या देखा, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वेट दे रखा है, वेट या मोलर मास नहीं कह सकते, वेट कहेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, कितना दे रखा है इसने
200 ग्राम दे रखा है। क्लियर है? ये पूछ क्या रहा है बेटा इस क्वेश्चन में? टीबी पूछ रहा है, बताइए टीबी कितना होगा। क्लियर है ये, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू के बी इंटू एम। जैसा कि मैंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको बेटा क्या होगा, वाटर सॉल्वेंट देगा। और यहाँ कितना रखेंगे, अभी अपन ने निकाला कांस्टेंट 0.52। बेटा बात करेंगे आई की जगह कितना रखना है बेटा, क्या है, ग्लूकोज। मैंने साफ साफ आपको बताया था कि ग्लूकोज में ना तो बेटा एसोसिएशन होता है ना तो डिसोसिएशन होता है, उसमें केवल वो डिजॉल्व होता है वाटर में। यानी कि बेटा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साफ साफ लिखवा रखा है मैंने। अगर ना तो डिसोसिएशन ना एसोसिएशन हो ना कोई इलेक्ट्रोलाइट हो, बल्कि जो है ग्लूकोज क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा अपन 1 इंटू ये कितना होगा 0.52 इंटू, अच्छा मोलैलिटी, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी W। अरे बात समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ये W जो है अपने पास वो क्या है, ग्राम में है। या तो हम इनको किलोग्राम में करें या फिर इसको जो है क्या करें, 1000 से, ग्राम में रखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। अरे बात समझ में, तो अगर इसको भी ग्राम में रख रहे हैं, यहाँ भी ग्राम ला रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसमें 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अपने को ये करना है, तो मोलर यहाँ क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट कितना होगा, नंबर ऑफ मोल, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास। ग्राम वेट कितना है बेटा, 90 अपॉन कितना है 180, अपॉन क्या कर देंगे, वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना दे रखा है 200, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा कितना 1000 का। क्लियर है ये, ठीक है। इसको जब बेटा अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, ये डेल्टा टीबी आएगा। क्लियर है, कितना आएगा ये केवल डेल्टा टीबी आएगा। और इसका शायद जो आंसर 1.3, हाँ कितना आएगा ये 1.3 आएगा। कितना आएगा ये 1.3, ठीक है। अब बेटा ये डेल्टा टीबी इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आता है 1.3। अब बेटा ये पता है और ये निकालने को बोल रहा है, कैसे निकालेंगे अपन, बेटा अपने को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100। मैंने बोला था कुछ नहीं दिया, 100 मानेंगे। और फॉर्मूला बताया था अपन ने, टीबी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, डेल्टा टीबी प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस टी नॉट बी। तो यहाँ कितना हो गया बेटा 1.3 में मैंने बोला था ये अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, इससे कैलकुलेट करते हैं तो ये केल्विन है या फिर जो है डिग्री सेंटीग्रेड में, उससे मतलब नहीं है। अब हमने क्या किया, इसमें अपन ने यहाँ क्या रखा डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपन इसको डिग्री सेंटीग्रेड मान लेंगे, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, ठीक है। तो ये इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 101.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर केल्विन में पूछता तो क्या करेंगे 273 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है, ये क्या आ गया टीबी। बेटा पिक्चर क्लियर है, टीबी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा टीबी प्लस कर दिया अपन ने क्या, टी नॉट बी को। ओके है क्या, ये डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में आएगा 273 ऐड कर देंगे। ओके है क्या ये, ठीक है। चलिए बेटा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन लगेगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ए सोल्यूशन कंटेन 5.85 मास परसेंट ऑफ NaCl या वेट बाय वेट परसेंट ऑफ NaCl एंड 7.1% वेट बाय वेट या मास परसेंटेज ऑफ MgCl2 एंड 3% वेट बाय वेट 3% वेट बाय वेट या वेट परसेंटेज ऑफ यूरिया कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ओके है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 5.85 ठीक है वेट परसेंट ऑफ NaCl, 7.1% ठीक है वेट बाय वेट या वेट परसेंटेज दिया है MgCl2 ठीक है, एंड 3% वेट बाय वेट ऑफ द यूरिया। कह रहा है इन सभी को मिक्स कर देना है और बताना है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये अपन होमवर्क के लिए मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में मैं आपको इसको सॉल्व करके अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो बस बेटा ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।